आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ फिर से हाजिर हूँ नए मेहमान के साथ। आई वुड लव टू वेलकम मिस्टर तरुण मोंगिया। हेलो सर। हेलो मैम। तो मैं सर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको देना चाहूंगी। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने सीए की है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो उन बच्चों के लिए वरदान होने वाला है जो बच्चे सोच रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना या सोच रहे हैं इस फील्ड में आना। इट इज नॉट इजी टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड फॉर योरसेल्फ। इजी नहीं है कि तुम अपने लिए एक फील्ड सिलेक्ट करो, उसके ऊपर लगे रहो और सालों मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता ना तो जो दिल टूटता है ना, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और कैसे उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उस चीज से ऊपर उठ सकते हैं। तो चलिए सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि आपने अपना जो सीए था, सीए की जर्नी शुरू कैसे की? मैम मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट करने का ना रीजन बाकी सीए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट है। एक्चुअली मुझे बिजनेसमैन बनना था। तो मेरा सीए स्टार्ट करने का रीजन यही था कि सीए एक टफ कोर्स है। जिस टाइम पे मैंने अपनी सीए स्टार्ट की तो वहां पे सीए की ना पास परसेंटेज होती थी 5 to 7%। 5 to 7%, यानी कि 93% फेलियर। तो मुझे उस 93 में आना था रेदर देन उस 5 या 7 में आने के लिए। कि मुझे ये था कि चलो 3-4 बार मैं फेल होऊंगा तो घर पे बोल दूंगा कि सीए इज अ टफ थिंग फॉर मी, नहीं हो पाएगा। तो 3-4 बार मैं फेल होऊंगा, घर पे बोल दूंगा, होगा नहीं। तो थोड़ा सा मैं अपने मतलब कहते हैं ना मोटिव में कामयाब भी हुआ। तो 2 बार मैं पहले स्टार्टिंग में फेल भी हुआ। अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीए के स्टूडेंट्स के लिए फेल होना नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल। प्लीज इसको नॉर्मली लीजिए। कुछ भी एंड होने से, खराब होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट। यस सर। तो सबसे पहले तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट था। एंट्रेंस टेस्ट तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो उसके बाद की जो स्टेज है, सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट, तो वो मैंने 2 बार, अब कह सकते हो कुछ जान के फेल हुआ या कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिससे मैं पास नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा था अच्छा जा रहा है, जो इंटेंशन थी ना सीए स्टार्ट करने की, लग रहा था अच्छा जा रहा है। तो जब 2 बार फेल हुआ तो घर वालों ने बिठाया, कहते कि सच बता अब है क्या, कि 2 बार तो नहीं हो सकता फेल। तो फिर मतलब लाइक फैमिली बैठी, पेरेंट्स बैठे, उन्होंने सीधा बोल दिया इंटेंशन बता। तो इंटेंशन मैंने क्लियर कर दी, बिजनेसमैन बनना है, दिस द रीजन। तो उन्होंने बोल दिया बिजनेस में तो हम तुझे आने नहीं देंगे, जो करना है इंडिपेंडेंट करो या तो जॉब करो, एमबीए करने के लिए पूना जाओ। तो जॉब के लिए मतलब मुझे लगता है मैं बना ही नहीं हूँ तो मैं जॉब कर नहीं सकता। या फिर वो कहते हैं अब सीए स्टार्ट कर दिया तो इसको खत्म करो। उसके 2 महीने के बाद हमारे एग्जाम थे। थर्ड अटेम्प्ट था वो मेरा, सीए इंटरमीडिएट का थर्ड अटेम्प्ट। तो जब घर वालों ने बोल दिया जॉब की शॉप पे बिजनेस में बैठने नहीं देंगे आपको, फैमिली बिजनेस है, जॉब मुझे करने नहीं थी तो और कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे था अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम था जब मुझे 1.5 साल हो चुका था सीए में। तब मैंने सोचा अब सीरियसली स्टार्ट करता हूँ। तो फिर उसका जो अपकमिंग अटेम्प्ट था मतलब आई गॉट पास्ट। तो वहां से मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हुई, एक फेलियर को ध्यान में रख के कि मैं फेल होऊंगा, और वहां से मेरी सीए स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली सर, मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि जब आपने सीए के लिए चुना, ये एक फैमिली प्रेशर था। फैमिली प्रेशर सब पे होता है। सारों के पेरेंट्स सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग गरीब ना हो, बाकी सब चल जाएगा, आगे जाके गरीब नहीं होने चाहिए। सो बेसिकली सर, जब आपने सीए शुरू की तो आपको कैसा लगा? मतलब इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट और यू कैन से इट जस्ट इजी और समथिंग? मुझे याद है जिस दिन मैं सीए का डिसीजन ले रहा था ना, मेरा एक फ्रेंड है, आज भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो कुछ 12-13 साल हो गए। जब मैंने सीए स्टार्ट की ना तो मैंने उससे पूछा कि हम करते हैं। डिफिकल्ट इसलिए नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी इंटेंशन थी फेल होने की, कि मैं 2-4 बार फेल होऊंगा। तो मैं जब सीए स्टार्ट कर रहा था बस इस वे में स्टार्ट कर रहा था कि हाउ आई कैन मैनेज टू गो इनटू द बिजनेस। तो इसलिए मेरे लिए सीए स्टार्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। एंट्रेंस टेस्ट आया, मैंने मतलब आप ये सोच के आए थे कि एक फेलियर होगा एंड आई विल जस्ट क्विट। और इस फेलियर को ना सोसाइटी या मेरे पेरेंट्स जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सीए का पास परसेंटेज होता है 5%, 3, 7, 8 ऐसा। तो मुझे था कि अगर मेरा इस सिनेरियो में अगर मैं जाता हूं तो मेरे लिए सीए स्टार्ट करना मुश्किल नहीं था। फिर मैंने कॉलेज छोड़ा, 2-3 महीने एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ, जिसको उस टाइम पे सीपीटी बोला जाता था। आज उस एंट्रेंस टेस्ट को सीए फाउंडेशन के नाम से बुलाया जाता है। तो पहला स्टेप होता है सीए फाउंडेशन, जो हर सीए क्लियर करता है। मैंने सुना है कि वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। इनकेस अगर आपको ग्रेजुएशन से पहले करना है तो सीए फाउंडेशन देना जरूरी है। तो सीए ने एक लिबर्टी दे रखी है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद सीए स्टार्ट करनी है तो फाउंडेशन आपके लिए एग्जेम्प्ट है। यू डोंट हैव टू गिव CA foundation. You will directly enter into second stage, that is called CA inter. Okay. So basically students have to be very clear. If you are starting after 12th, it is going to be CA foundation first exam for you. अगर आप
ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी exempted for you. Exempt CA You are not foundation. going to give it basically, you are going to go to the second stage altogether. Okay. स्टडी है वो एक्चुअल में डिफिकल्ट है, या कहने के लिए हम कहते हैं कि बच्चे उतना मेहनत ही नहीं करते इस वजह से पास परसेंटेज कम है? देखो, आपने 2 पॉइंट उठाए जिसका मुझे जवाब ही देना था। मैं एक्चुअली इन दिनों स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, क्लास +1 +2 और सीए वालों को। सीए की सेकंड स्टेज को मैं पढ़ाता हूँ और साथ में मेरी प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस यानी कि मेरा सीए का ऑफिस भी है जो मैं क्लाइंट का काम करता हूँ, इनकम टैक्स, जीएसटी। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कई बार हमें ये लगता है कि 95 या 90% वाला बच्चा सीए बन सकता है या सीए बनता है। हाँ, ये चीज बहुत है, ये मिथ है। और दूसरा, अगर कोई एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, पैशनेट स्टूडेंट है, या एक इतना एक सीरियस है कि जो सामने आएगा ना उसको मैं फेस करने की हिम्मत रखता हूँ, वो बच्चा जल्दी सीए बनता है। तो इसका जो आप आंसर निकलता है वो इसका आंसर ये निकल रहा है कि सीए मुश्किल नहीं है, सीए आपसे मेहनत मांगती है। हमारे पास टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम इतना है और सीए का सिलेबस उससे 2.5 गुना 3 गुने, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो उस 6 मंथ में या 1 साल में? कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो सीए स्टूडेंट को समझ ना आता हो। सिर्फ फर्क ये है कि अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मुझे 3 घंटे का सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सीए में ना वॉल्यूम ज्यादा है रेदर देन टफनेस। अच्छा, टफनेस इतनी नहीं है तो वॉल्यूम ज्यादा है और बच्चे इसी को मेंटेन नहीं कर पाते। जी। एक ये जो हमारे पेरेंट्स का होता है ना कि तुम 10th कर लो जिंदगी सुधर जाएगी, 12th कर लो जिंदगी सुधर जाएगी, वो सुधरने वाला कभी टाइम आता ही नहीं है। नहीं आता, एक्चुअली डू हार्ड वर्क ऑन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप सीए ऑप्ट कर रहे हैं तो सर का पहली चीज जो मेरे हिसाब से चलती है, सर कहना चाह रहे हैं कि पहले पेशेंस रखिए ताकि आप आने वाली हर चीज को फेस कर सके प्रॉपर्ली, राइट? और सर, जैसे आपने सिलेबस का पार्ट बताया, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सीए, कितने पेपर्स होते हैं या कुछ थोड़ा? सीए का जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले तो सीए का मेन सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या निकलता है? हम सीए वालों के लिए ना, अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब देखोगे ना, इतने मेम्स बनते हैं, उसमें से ना फर्स्ट हमारे 2 या 3 मेम्स निकलते हैं। आप सीए कहाँ से कर रहे हो, किस कॉलेज से, ठीक है, आप सीए का कौन से साल में हो, ठीक है। तो सीए में ना कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सबसे पहले एज कुछ नहीं है, जैसे ही आपकी +2 हो गई, मिनिमम क्राइटेरिया है आप +2 ऑन बोर्ड भी हो तो भी आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। तो उसके 2 या 3 मंथ्स के बाद आप पहला फाउंडेशन दे सकते हो। टोटल सीए में 3 स्टेजेस होते हैं। सीए फाउंडेशन जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, सेकंड स्टेज सीए इंटरमीडिएट, थर्ड स्टेज सीए फाइनल। अगर आप +2 के बाद कर रहे हो तो आपको तीनों स्टेजेस देनी पड़ेंगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो पहली स्टेज, सीए ने आपको बोला कि आप ग्रेजुएशन करके आए हो, 3 साल इन्वेस्ट कर दिए अपने करियर के, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना। तो आपके लिए पास बच गई 2 स्टेजेस। और दोनों स्टेजेस में हमारे टाइम पे 4 एग्जाम्स होते थे, 8 पेपर। आज की डेट में 3 एग्जाम्स हैं और कुछ 2 ऑनलाइन पेपर्स हैं। और सीए फाउंडेशन में टोटल 4 एग्जाम है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि कुछ 15-16 एग्जाम्स का मिक्सचर है। इसके अलावा 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपकी ट्रेनिंग्स होंगी 15-15 दिनों की। आप हैदराबाद में करो, दिल्ली में करो, जैसे मैंने चंडीगढ़ में की। और 2 आपकी ट्रेनिंग्स होती है कंप्यूटर रिलेटेड। आजकल डिजिटल का जमाना है, कंप्यूटराइज का जमाना है। तो हमारे सीए ने एक चीज चुन के रखी हुई है कि आपको एक टेक्निकल नॉलेज आए, उसके लिए 15-16 सब्जेक्ट हैं थ्रू आउट योर सीए करियर, सीए जर्नी। उसके अलावा 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपके पास ट्रेनिंग चलती है, जहां पे MBAs आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं, आपको सब कुछ सिखाने। मैं आज भी it is the part of the course, yes, it is a part of the course। अगर आप वो नहीं करोगे आपको सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। अब वो देख सकते हो मेरे पास सीए की डिग्री का मेंबरशिप भी है, सीए का प्रैक्टिस भी है। तो जब तक आपका ये सारा करिकुलम नहीं गया, यू कैन नॉट मतलब अवेल द डिग्री। तो ये सारा हमारा सीए का पार्ट है जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ले रखा है ना, आपको शेप करते हैं पूरा। जब हमारी पर्सन भी काफी चेंजेस आते होंगे, बहुत आते हैं। देखो हमने ना सीए वाले ना बदनाम होते हैं किस लिए कि भाई इनको तो अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट दे दो। ये 3 चीजें होती है सीए में, अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट। इनसे ये करवा लो, किसी भी कंपनी का लेखा चिट्ठा करवा लो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के हम ये बता देंगे कंपनी चलने वाली है, नहीं चलने वाली, गिरने वाली है, क्या प्रोग्रेस होने वाली है। पहले से इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन अब लास्ट 5-10 साल से स्ट्रेटेजिक मूव्स आने लगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आने लगे, सीए पॉडकास्ट में आने लग गए हैं, सीए शेयर मार्केट में आने लग गए हैं। तो वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आज की डेट में मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे भी हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन जो मुझे एक इम्प्रूवमेंट मेरे सीए के वो 15-15 दिनों की 2 कोर्सेज ने दी थी ना, इसको हम आज की डेट में बोलते हैं ओपी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, MCS, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स।
मुझे आज भी लगता है कि उनका इम्पैक्ट आज भी मेरी प्रैक्टिस और टीचिंग में है, रेदर देन वो जो मैंने 6 साल सीए में लगा दिए। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उनका। तो बेसिकली एक 30 दिन का कोर्स ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा आपको शेप करने के लिए। एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि सीए मोस्टली लोग ऑप्ट करते हैं ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, बट डेफिनेटली कर बहुत कम पाते हैं, क्लियर बहुत कम पाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर, सीए फाउंडेशन का सक्सेस रेट क्या है? सीए फाउंडेशन का सक्सेस रेट वेरी करता है, आज की डेट में 15 to 25% है, जिसको मानते हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। फाउंडेशन का सक्सेस रेट 15 to 25%, बेसिकली दैट मींस 100 में से 25 से 20 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। 75 ऑन एन एवरेज। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 साल में कभी एक बार के लिए रिजल्ट 30% आ जाता है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज 20 to 25% के बीच में गेम खेलती है। 100 बच्चे आ रहे हैं, मतलब 1 लाख बच्चा आ रहा है, 20,000 बच्चा पास कर रहा है, वो सीए की सेकंड स्टेज में मूव करेगा। 80,000 वो, और जो नए 1 लाख बच्चे या 50,000 है वो ऐड होते हैं, फिर उसमें से 20% निकलेगा। अब सोचो जितने एनरोल होंगे उसका 20% घूमेगा। और इंटरमीडिएट का कौन सा होगा सक्सेस रेट? इंटरमीडिएट का भी आजकल बिल्कुल सेम चल रहा है, 15 to 20%, कभी 10%, कभी 22%, डिपेंड्स ऑन द पेपर आल्सो, वी कैन से, राइट? एग्जैक्टली। कभी-कभी ऐसा होता है मतलब ये फाउंडेशन से थोड़ा डिफिकल्ट है, दैट इज व्हाई द सक्सेस रेट इज आल्सो लेस, राइट? बिल्कुल। और जो आपका लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं सीए फाइनल, उसकी सक्सेस रेट तो ऑब्वियस है इसके भी हाफ है। तो कभी 5% होती है, कभी 10, कभी-कभी अब 15 भी जाती है। कई बार एक्चुअली अब क्या हो गया है, यूट्यूब के जमाने में ना क्लासेस पढ़ना और पढ़ाना बहुत इजी हो गया। यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट है, तो बच्चों को ना बहुत सारे टीचर्स की घर पे बैठे बैठे नॉलेज मिल जाती है। तो उससे कंपटीशन हार्ड हो गया, बच्चों की स्किल्स बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, हमारे टीचर्स या जो हमारे गुरु होते थे ना, वो हमें बताते थे, हमें कोचिंग मिलती नहीं थी, हम सेल्फ स्टडी करते थे। और हमने जब कोचिंग ली तो हमने 16 के 16 सब्जेक्ट किसी ना किसी टीचर से पढ़े हैं। तो आज की डेट में वो इतने सारे टीचर हमारे फोन में आ चुके हैं, तो बच्चों का लेवल बढ़ गया है। उसकी वजह से बच्चों का लेवल बढ़ गया, तो उनके एग्जाम भी अच्छे होते हैं। अब एग्जाम अच्छे होंगे तो वो जबरदस्ती तो फेल करेंगे नहीं, तो उसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट यहाँ पे सक्सेस रेट में पड़ा है। तो सीए फाइनल भी 10, 15, कभी कभी 20 पे पहुंच जाता है, अदरवाइज 10 के आसपास, 15 के आसपास रहता है। ओके, तो द इम्पैक्ट इज दिस मच कि आपका जो सक्सेस रेट है वो है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हार मत मानो, लगे रहो, बिकॉज एट लास्ट यू विल गेट दैट थिंग, राइट? अगर हम कहें कि जो सक्सेस आप रेट कह रहे हैं सीए का, सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का, मैंने सुना है कि कुछ बच्चे इंटरमीडिएट पे ही रुक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो सीए फाउंडेशन में रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? अब जब मैंने सीए स्टार्ट की तो मेरे एक फ्रेंड ने साथ में सीए स्टार्ट की थी, तो नाम लेना तो अच्छा नहीं है। तो उससे सीए फाउंडेशन 2-3 बार क्रैक नहीं हो पाई। कई बार ना सीए में देखो, अब आप उस चीज को ना उतना फील नहीं कर पाओगे जितना मैं दिल बोल रहा हूँ ना, सिर्फ शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से फील करता हूँ। सीए में ना लक बड़ा जरूरी है, सिर्फ मेहनत नहीं चलेगी। मेहनत सभी के सभी कर रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार जी बोलते हैं, तो लेबर वाले भी तो पूरा दिन दिहाड़ी कर रहे हैं ना, वो सैकड़ों में कमा रहे हैं, हम करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन किस्मत बड़ी जरूरी है। तो सीए में मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट की थी, हम दोनों इकट्ठे पटियाला में एग्जाम देने गए थे। फाउंडेशन मेरे मम्मा साथ में थे, गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने आगे जाना था। तो उसका वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। उसने 2 बार और दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। उसने स्टार्ट किया सीए के ना, टोटल 2 छोटे भाई बहन है, लोगों ने सीए सुन रखा है, सीएस किसी ने सुन रखा है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, फिर तीसरा सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये किसी ने सुन ही नहीं रखा होगा। एग्जैक्टली, ये चीज है। तो टोटल 3 कोर्सेज हैं इंडिया में, ठीक है? जैसे हम एक बात करते हैं ना, एक यहाँ पे अगर हम इंडिया लेवल की बात करें, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट, एक होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो यूटी के बारे में बहुत कम पता होता है हमारे पेरेंट्स को। सेम ऐसे ही सीए का भी ऐसे होता है, सबसे नंबर 1 पे आती है सीए, फिर आते हैं सीएस या सीएमए। हाँ, सीएस और सीएमए के बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होता, जिन्होंने सुन रखा होता है वो बहस हो जाती है कि आप सीएस या सीएमए को हमसे नीचे क्यों बोल रहे हो। तो उस बारे में हमारी डिबेट नहीं है, ये 3 कोर्सेज हैं जो पैरेलल चलते हैं। तो फिर उस मेरे फ्रेंड ने, जो मैं बात स्टार्ट की थी, तो हमने सीए फाउंडेशन इकट्ठे दिया, मेरा क्लियर हो गया, वो रह गया, उसने 1 या 2 अटेम्प्ट और दिए। फिर उसने सीएमए स्टार्ट की, वो सीएमए
मुझसे पहले बना था, मैं सीए उससे 1 साल या 6 महीने लेट बना था, तो देखो किस्मत का मोड़ कहाँ ले जाता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सीए का पार्ट है, ये बात याद रखिए, यू हैव अदर फील्ड्स टू गो ऑल्सो। आपके पास सीएस हो गया, सीएमएस हो गया, जैसे सर कह रहे हैं। सो सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, जो 2 कोर्सेज आपने एक्स्ट्रा बोले हैं, तो उनके बारे में थोड़ा अगर आप बता पाए थोड़ा डिटेल में, ताकि हमारी ऑडियंस उसको समझ पाए। एग्जैक्टली, सीए का कोर्स सबको पता है। हाँ जी, वो सबसे ज्यादा सीए के ऑफिसेज भी होते हैं राजपुर, मतलब इंडिया में, ठीक है। सेकंड कोर्स की बात करते हैं हम, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में हमने ज्यादातर ना मूवीज में देखा होता है कि किसी ना किसी बॉस के साथ एक सेक्रेटरी होती है ना। ये वो कंपनी सेक्रेटरी वो वाला भी हो सकता है, लेकिन इनको पावर मिलती है हमारे कंपनीज लॉ में। इंडिया में बहुत सारे एक्ट बने होते हैं, किसी को क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के लिए, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, जीएसटी के लिए, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी के अपने एक्ट बने हुए हैं। उस रेगुलेशन में रह के इनको कंपनीज की कई तरह की पावर मिलती है, जो सीए के पास या सीएमए के पास भी नहीं होती। उसका स्कोप थोड़ा कम रहता है। उसके ऑफिसेज, अगर इंडिया में सीए के 10 ऑफिस हैं, 20 ऑफिस हैं, तो सीएस का या सीएमए का 1 या 2 ऑफिसेज होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल काम उनसे ज्यादा सीए को मिलता है, इसलिए वो ज्यादा पुश नहीं होते, तो थोड़ा सा उसका स्कोप कम रहता है। सेम ऐसे ही सीएम में वो सीए के टक्कर में रहता है, लेकिन उनका मेन काम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ज्यादा काम उनका मोस्टली काम रहता है फैक्ट्रियों की कॉस्ट पता करने के लिए, मैनेजमेट पता करने के लिए। तो उस सीएमए में ना गर्ल्स बहुत मिनिमम होती हैं। अब मेरा कजन इसी 2 महीने पहले सीएम में बने, हरिद्वार से लविशंस, तो वो भी सीएम में बने। तो सीएमए में गर्ल्स कम होती हैं, सीएस में गर्ल्स ज्यादा होती हैं, सीए में कोई भी आता है। तो ये पैरेलल कोर्सेज चलते रहते हैं, जो थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं। ओके, सो कंपैरेटिवली आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जा सकते हैं और इनको ऑप्शंस को अपने लिए ग्रैब ऑन कर सकते हैं। सो हार्ट लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डू नॉट लूज योर हार्ट। अब एक चीज सर मैं पूछना चाहूंगी कि सीए बनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या देता है ऐसा सीए कि इतने लोग चले जाते हैं सीए बनने के लिए? अब देखो, आपने क्योंकि मैंने सुना है कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख बच्चे सीए का पेपर देते हैं अब, है ना? तो क्यों जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, मतलब मेरे अपने आप ही स्माइल आ गई है कि सीए क्या देता है ना। सबसे पहले तो अगर सीए बन जाओ ना, जो खुशी देता है ना, है ना, ये तो हम बात कर रहे हैं एक इमोशंस की, है ना। 2 ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ, सीए क्या प्रोवाइड करता है या सीए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। किसी सामने वाला, जब हमारे पास कोई विलेज वाला या कोई शॉपकीपर आ रहा है ना, उसके लिए हम सीए हैं। जो सीए कम्युनिटी है ना, ये या सीए के जो पेरेंट्स हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ आज भी अपने बच्चों से, बच्चे यानी कि मेरे वो बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स, कि सीए मैंने नहीं की, सीए मेरे मम्मी और मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने मेरे साथ की थी। एक टाइम था जब मैं चंडीगढ़ कोचिंग लेने जाता था 5 बजे, मतलब मुझे 5 बजे बस पकड़नी होती थी मॉर्निंग। हाँ, और मेरे मम्मा के उठने का टाइम 5:30 होता था रेगुलर। तो मम्मा 4:45 उठते थे मेरे को चाय बनाने के लिए। मुझे आज भी वो बोले ना दिन इमेजिनेशन में याद आते हैं कि ये सीए सिर्फ मैंने नहीं की, मेरे मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने साथ साथ किया। पेरेंट्स, मेरे फादर का अपना रोल था। कहते हैं ना कि अगर आप कहीं भी पहुंचते हो ना, तो आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। दे आर बेसिकली द बैकबोन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू इन लाइफ। जब मैंने चंडीगढ़ कोचिंग स्टार्ट की थी, ये 2014-15 की बात है, कुछ 2015-16 की बात होगी अप्रोक्सीमेट। तो जब मेरी 5 बजे बस होती थी ना, तो 4:45 बजे मम्मा मुझे चाय बना के देते थे। तो 10-15 दिन मैंने देखा, मेरे से पहले तो मम्मा उठ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, वो 5 बजे वाली बस मिस करनी शुरू कर दी। कुछ 15 दिनों के बाद फिर उसके बाद बस आती थी, कुछ 1-1.25 घंटे के बाद, कुछ 6 o'clock, ताकि उनको उठना ना पड़े। तो कुछ ऐसी थोड़ी सी इमोशंस वाली जर्नी भी रहती है। लेकिन सीए सबसे 2 चीजें जो सीए हमेशा आपको देता है, एक तो प्राउड और रिस्पेक्ट। सीए की प्राउड और रिस्पेक्ट अनपैरेलल है। दूसरा सीए के सिग्नेचर, जिसके लिए मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया या लेमैन, नॉन सीए वाला बंदा जानता है कि सीए के साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हर किसी ने सुना होता है। तो आज से 2-3 साल पहले सीए डे था, 1 जुलाई को सीए डे पड़ता है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बहुत वायरल है आज भी। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना, पीएम मोदी लाइन ऑन सीए, तो उन्होंने बोला था, सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फार इंपॉर्टेंट देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये लीवरेज है, ये लिबर्टी है, ये प्राउड देता है जब प्राइम मिनिस्टर आपके लिए बोल रहे हैं। अब वो लाइन स्क्रिप्टेड है, नॉन स्क्रिप्टेड है, जो भी है,
लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं तो आप सोच लो कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे सीए के साइन के बिना किसी भी कंपनी का डेटा जो हर साल हम सुनते हैं ना, किसी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इस साल रिलायंस ने 10,000 करोड़ कमाया, तो उसका सिंपल मतलब होता है आईटीआर फाइल करके अपना रिकॉर्ड सबमिट करना हर साल, हर इंडिविजुअल को, हर पार्टनरशिप फर्म को, हर कंपनी को अपना ये रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ने 10,000 करोड़ कमाया तो उसको 25 या 30% टैक्स भरना पड़ता है। वो रिकॉर्ड सबमिट ही होता है सीए के साइन से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये लाइन बोलनी पड़ी कि उनके साइन मतलब हमारे सीए के साइन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज कंपनी को चलाने के लिए सीए का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। एंड देखिए सर के चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि एक सीए होना क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज सीए की उसकी सैलरी, कितना कमा लेता है एक सीए? सबसे पहले ना थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दूं। हाँ जी जरूर। सीए की सैलरी नहीं होती, आप पूछो कि सीए कैसे अर्न या कितना अर्न कर सकता है। हाँ, कितना मैक्सिमम अर्न कर सकता है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिले कि भाई क्लियर कर दो। देखो सीए के मेम्स या ट्रोल्स तो आते रहते हैं कि अब जैसे मेरे कजन या मेरे स्टूडेंट्स ना मुझे मैसेज भेजते रहते हैं, कुछ रील्स भेजते रहते हैं। तो एक रील ऐसी थी कि सीए अपने घर पे सोने की कटोरी में ही सब्जी डाल रहा है, सोने के गिलास में पानी पी रहा है, कि सीए है तो पैसा है ना। क्योंकि सीए के पास हम जाते कब हैं, जब पैसों। इंडिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और वेल्थ। दोनों का डे भी सेम पड़ता है। 1 जुलाई हेल्थ डे है, 1 जुलाई वेल्थ डे है। तो हमेशा ये ट्रोल्स बनते हैं 1 जुलाई को हेल्थ इज वेल्थ। एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे गिनने के लिए सीए के पास आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीए अर्न कैसे करता है और सीए के करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि जैसे ही सीए पास आउट होते थे हम, तो हमारे पास मेनली ना 2 रास्ते निकल के आते थे। या तो हम अपना ऑफिस खोल लें, जिसको हम बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप बिजनेसमैन के क्लाइंट्स के काम हैंडल कर रहे हो, उनके केसेस हैंडल कर रहे हो, उनकी आईटीआर फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, उनके कंपनी के रिकॉर्ड्स फाइनल करना। तो ये जो सारा काम है सिग्नेचर वाला, साइन करके देना, उसको बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। लेकिन सीए प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए आपके लिंक होने चाहिए। एक आप ये कह सकते हो कि एक नई दुकान खोलना, काइंड ऑफ। तो उसके लिए हमें 3-4 पर्सनल काम कर सकते हैं। पर्सनल काम को हम बोलते हैं सीए प्रैक्टिस। लेकिन इन केस आप प्रैक्टिस ऐसा भी कर सकते हो कि कोई सीए पुराना चला रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप हम ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कि हमारा अपना काम है, इसको बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। और एक सेकंड काम हमारे पास होता था, वो होता था हम जॉब कर ले किसी सीए के अंडर भी, सीए के ऑफिस में भी, या किसी कंपनीज में भी, या गवर्नमेंट एग्जाम देके एज अ सीए हम जॉब ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन तीसरा ऑप्शन पिछले 10-20 साल में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो है सीए एज अ फैकल्टी। टीचिंग करियर को आज की डेट में मतलब बहुत अच्छा माना गया है सीए में। जैसे मैं खुद भी सीए का टीचर हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है और मैं +1-2 को भी पढ़ाता हूँ, सीए की कुछ स्टेजेस को भी मैं पढ़ाता हूँ। चंडीगढ़ की तरफ से मैं कुछ फ्री क्लासेस भी लेता हूँ नीडी स्टूडेंट्स के लिए। तो एक 3 ये सबसे बड़े ऑप्शंस निकल के आते हैं। इनके अलावा आजकल जो अच्छे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर, स्टॉक मार्केट का ब्रोकर। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस भी अब सीए में बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे अब सीए अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है रेदर देन ट्रेडिशनल। हाँ, तो रेदर देन ट्रेडिशनल बेस के आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डू नॉट लूज योर हार्ट। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए लगे रहिए। इट डजंट मैटर, कोई चीज एंड ऑन नहीं होने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला है। इवन मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आप किसी छोटी मोटी जॉब के साथ भी अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे सर कह रहे हैं कि उनको 6 साल लगे, सर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनने इससे भी ज्यादा टाइम दिया होगा और आपको जानते होंगे। आपको एक अपना केस बताता हूँ और हर अटेम्प्ट का केस बताता हूँ। सीए के एग्जाम ना पहले होते थे 1 साल में 2 बार, मई में और नवंबर में। अब से चेंज हो गया, अब सीए में एग्जाम होते हैं साल में 3 बार, जनवरी, मई और सितंबर। तो 3 मौके मिलते हैं 1 साल में। मेरी जर्नी रही है 6.5 years की, क्योंकि बीच में मैं कभी फेल हुआ कभी पास हुआ। तो मेरी जर्नी तो रही है रोलर कोस्टर। हाँ जी, ठीक है। कई अब जैसे ना 2 साल पहले एक लेडी सीए बनी थी, आप उसकी एज गैस भी नहीं कर सकते वो किस एज में सीए बनी थी। शी वॉज 59 years old। तो हौसला बढ़ जाना चाहिए तुम्हारा। तो हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे केसेस वायरल होते हैं कि एक 45 years का मेल या फीमेल, ठीक है, वो सीए बने। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आई थिंक 2 साल पुरानी बात है, जहाँ पे 59 years की एक ओल्ड लेडी सीए बनी थी। उसने मतलब गिव अप नहीं किया,
सीए में ना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, स्टार्ट होने की एज है, कोई एज नहीं है, बस आपका 12 परस्यू होना चाहिए या 12 पास आउट होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम एज नहीं है, जैसे आईएएस आईपीएस की हम तैयारी करते हैं तो उसकी कुछ मैक्सिमम एज होती है 33 34। डेफिनेटली सर। तो उसमें हमारे पास एज फैक्टर होता है, सीए में कोई एज फैक्टर नहीं है। स्टार्ट मतलब आने की उम्र है, जाने की उम्र नहीं है। जवानी खर्च हो सकती है, बुढ़ापा खर्च हो सकता है। okay. हमने स्टार्ट किया था तो हमें एडवाइजेस मिली थी, भाई साहब पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, सीए में पैसा ज्यादा नहीं लगता, जवानी लग जाती है और किसी किसी का तो देखो बुढ़ापा भी ले जाती है। लेकिन जब बात दिल पे आ जाए कि बनना तो सीए ही है तो बस फिर वो पार कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा नहीं हुआ, तुम अब 1-2 अटेम्प्ट में अपना दिल हार जाते हो। बेसिकली सोचो 59 इयर्स वाले भी सीए बन रहे हैं। सेम उसी के बाद जो ये 59 इयर्स में बनी थी, इसका जो अगला अटेम्प्ट था यानी कि 6 मंथ्स आफ्टर, उस केस में मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो पेरेंट्स में मतलब फादर था या मदर था, वो एक पेरेंट्स और बच्चा दोनों सेम डे पे उन्होंने सीए के एग्जाम दिए थे। ये एक जिद है सीए, तो जिद है एक तरह से। अगर तुम कुछ कर रहे हो ना उसमें जिद नहीं है, उसका कोई मजा नहीं है करने का। जिद के साथ करो, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, डजंट मैटर एट ऑल। देखो, एक सपना तुमने देखा है, अगर तुम उस सपने की तरफ जा रहे हो, पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लगे रहो। आई नो ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ तो छोड़ दो। देखो, छोड़ना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर उससे बेहतर चीज तुम्हें पता है और सीए तुम्हारा पैशन नहीं है तो सच में छोड़ दो। लेकिन अगर पैशन है ना, करके आओ, बिकॉज रिग्रेट्स जिंदगी जीने नहीं देते हैं। रिग्रेट्स कभी भी आपको लाइफ में जीने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ करने नहीं देंगे। राइट। सो सर, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, राइट? बिल्कुल आते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि सीए इंटरमीडिएट के बाद भी कुछ लोग सीए छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे फाइनल्स क्लियर नहीं होते हैं। बहुत तो सारे। हाँ, तो ऐसा क्या करना चाहिए उसके बाद, उस सिचुएशन में? कुछ ऑप्शन है कि अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाए, कुछ ऐसा? देखो, ये सिचुएशन ना हर सीए स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं सीए एस्पिरेंट, फेस करता है, इंक्लूडिंग मी। मेरी सीए इंटर हो गई थी, अच्छे टाइम पे हो गई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा पैसा आना शुरू कर गया, तो मेरे से सीए फाइनल नहीं निकल रही थी। तो हर किसी के ना लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं, या तो वो लक लगा लो, कई तरह की ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है उससे बाहर निकलने में, फैमिली प्रेशर लगा लो, एक एज फैक्टर सीए में बहुत प्रेशर डालता है, एज फैक्टर, कि हमारी एज का जो दोस्त था वो एमबीए करके 23-22 में सेटल्ड हो गया और आप 24 में अभी फेलियर फेस कर रहे हो, कब सीए बनोगे? तो उस सिचुएशन में देखो, हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप लगे रहो, जो मेरे केस में था। मैं फेल हो रहा था, मेरे पापा सीधा बोलते थे क्या हो गया, मतलब उनको लगता था यार सीए तू कर रहा है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर पेपर दे दियो, मैं फेल होता था, मेरे मदर सेम बात बोलते थे, फिर क्या हो गया, हमें पता है तू कर सकता है, तू कर लेगा। तो पहला ऑप्शन रहता है, जब आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, वो दिखता नहीं है लेकिन वो आपकी बैकबोन है। डेफिनेटली वो बहुत बड़ी बैकबोन है। मेरे केस में मेरा फैमिली सपोर्ट सबसे ऊपर रहा था, तो इसलिए मेरी रोलर कोस्टर जर्नी रही, फेलियर के साथ पास, फेलियर पास, तो मैं निकल गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे चंडीगढ़ में, मेरे दोस्त थे, जिनको फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती थी, जिनके लिए अर्निंग उस एज में स्टार्ट करना बड़ा जरूरी होता था। तो उसको हम बोलते हैं हाफ सीए। एक वेब सीरीज भी आई थी हाफ सीए, प्रमोट तो नहीं कर रहे, लेकिन इवन मैंने भी अभी तक देखी नहीं। मुझे स्टूडेंट कहते हैं जल्दी देख लो, मुझे टाइम नहीं मिला पिछले 1 साल से वो सीरीज देखने का। तो हाफ सीए में यही निकल के आता है कि आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आप 5 साल लगा चुके हो, 7 साल लगा चुके हो। अगर ये वाले पेपर क्लियर हो गए तो मैं बॉर्डर के उस पार हूं, मैं सीए हूं, और नहीं हो रहे तो मैं वहां पे खड़ा हूं। हाँ। उस सिचुएशन में क्या करूं? मैं आपको दिल से बोल सकता हूँ, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें से एक दोस्त अभी भी सीए बन नहीं पाया। हमारी बड़ी दिल से मतलब इच्छा है कि यार वो बस बन जाए। हमारा पूरे ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे 15-16 जनों का ग्रुप था चंडीगढ़ लाइब्रेरी में, जिसमें 2-3 सीएमए कर रहे थे, 1-2 सीएस, बाकी 12-13 सीए। तो 2 जने हमारे रुक गए थे, नाम तो मैं नहीं ले सकता डेफिनेटली। तो बट ऐसे एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, सर जैसे दोस्त जरूर होने चाहिए जो पीछे बैठकर आपके लिए प्रे कर रहे हैं। हाँ। उनको अभी भी है कि वो मेरा दोस्त कहीं से बस बन जाए। हमारे 2 दोस्त एग्जैक्टली इस तरह के दोस्त हो ना तो जिंदगी में कहते हैं ना कि कोई भी स्ट्रगल लगता ही नहीं है। जी सर। तो हमारे 2 दोस्त थे, तो एक दोस्त की हम शादी पे गए थे हिमाचल, आज से 1-1.5 साल पहले। तो वो
उसकी मैरिज से पता नहीं 3-4 दिन पहले रिजल्ट, इसकी मैरिज से 3-4 दिन पहले एग्जाम हुए थे। हाँ। तो उसने एग्जाम दिए थे या कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ था, तो उसकी शादी हो गई। तो एक वो लड़का था, वो उस अटेम्प्ट में अपनी शादी के आसपास बन गया था। हम बहुत खुश हुए यार, हमारा ये भाई रुका हुआ था। उसके बाद एक दोस्त और रुका हुआ था, उसका भी बस एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, एक ही पेपर की वजह से वो बार बार अड़ जाता है। हम इकट्ठे थे। तो बस हमारी दिल से इच्छा, हमारा वो भाई भी हो सकता है अब तक से ये बन गया हो। तो लेकिन बात वही है, वो जिद नहीं छोड़ रहा कोई भी। और ये जिद होना देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, कुछ एक रुक जाएंगे, कुछ एक भाग जाएंगे, लेकिन जो डटा रहेगा, लड़ता रहेगा, वो एंड में जाके जीतेगा। ये सीए कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई जंग जीतनी ही है। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, गिव योर 100%। रिजल्ट देखा जाएगा यार, पहले 100% अपना तो दे लो, कोई बात नहीं। प्रेजेंट में अगर तुम रहोगे ना तो चीजें बहुत अच्छी जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंट में रहो, अपना 100% दो। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। एक टाइम पे अगर तुम थक भी जाते हो ना, टेक अ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। टेक अ ब्रेक, हैव अ बैक। देखो मैं एक चीज सबसे कहती हूँ कि अगर तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो ना, प्लीज हैव अ बैकअप प्लान। कोई छोटा सा ही सही, पर एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो तुम्हें मजबूरी में या प्रॉब्लम में बचा ले। बस उतना सा कर लो। अगर तुम्हारे पे से एक ग्रेजुएशन है, तुमने कोई डिग्री कर रखी है, वो एक बैकअप प्लान है, जिसको तुम बैकअप प्लान मानते नहीं हो, पर एक्चुअली वो एक बैकअप प्लान है। तुम्हें एक नौकरी वो दिलवा देगा, जिससे तुम अपनी आगे की जंग इजीली लड़ सकते हो। तो जैसे वो आपने एक पॉइंट उठाया ना, बैकअप प्लान, मुझे एग्जैक्ट आज से कुछ 10-12 साल पहले एक की बात याद आ गई उस बैकअप प्लान से। तो जब मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट की थी ना, जब मैंने कहा था मेरे लिए सीए स्टार्ट करना कोई टफ डिसीजन था नहीं, बस मुझे तो फेलियर लाइन में जाना था ताकि मैं बिजनेस में मूव ऑन कर सकूं। हम मैथ की ट्यूशन गए थे फर्स्ट डे किसी दीदी के पास गए अपने नेबर में, तो उनके पास एक और लड़का आया हुआ था। उसने मुझसे पूछा था कि तरुण बैकअप प्लान क्या है? मैं क्या मतलब, कहते अगर सीए ना हुई बैकअप प्लान क्या है? मैं तब अपने पत्ते खोल नहीं पाया था कि भाई बैकअप प्लान क्या है। बैकअप प्लान था मैंने जाना ही दुकान पे है, तो मेरे लिए सीए बैकअप था। अब मान के चलो मेरे लिए हमेशा से वो सीए बैकअप था, क्योंकि मुझे पता था मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो मुझे तो बिजनेस में जाना है। एक्चुअली आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था ना कि ये तो मैं सीए एज अ बैकअप कर रहा हूँ पेरेंट्स की नजरों में। और दूसरी बात जो आपने एक पिछला क्वेश्चन रेज किया था ना, कि जो सीए इंटर के बाद और सीए फाइनल में फंसा रहता है, क्या वो आगे निकल जाता है? सीए इंटर वाला बच्चा जिसको हम बोलते हैं कि वो हाफ सीए है, कितने हाफ सीए ऐसे हैं जिनके पास कैपेबिलिटी सीए से ज्यादा है, वो आज भी सीए से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। सुनो इस चीज को, डू नॉट लूज योर होप एट ऑल। बहुत सारे ऐसे सीए हाफ सीएज हैं, सीए एस्पिरेंट, जो सीए फाइनल का एग्जाम देते रहते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी, हमने ना सीए की सारी जर्नी डिस्कस की थी, एक पॉइंट रह गया था। जैसे हम सीए की सेकंड स्टेज इंटर क्लियर करते हैं ना, हमें सीए के ऑफिस में 3 साल की इंटर्नशिप लगानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लेबर करना। वो 3 साल आपको सिखाता है सीए के ऑफिस में काम क्या है, सीए का काम क्या करना है, कौन कौन सी जगह पे साइन करने हैं। फॉरेन की अगर आपको फॉरेन की फाइल लगानी है एम्बेसी की, तो उसके लिए एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बनता है प्रॉपर्टी का, उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी सीए के साइन होते हैं, तब जाके आप लोग फॉरेन जा सकते होते हो। तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज का कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारा कुछ सीए के ऑफिस में सिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीए की आर्टिकलशिप। तो हमें वो रखना जरूरी होता है, या सीए को करना जरूरी है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, पिछले साल से थोड़ा अच्छा मूव किया कि उस इंटर्नशिप को, क्योंकि उसके पैसे कितने मिलते हैं, 2-3 हजार इंटर्नशिप है ना। काम कितना करना पड़ेगा, जितना सीए कर रहे हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। 2 साल 3 साल ऐसा काम करना। हमने 3 साल लगाई है। आज के टाइम पे वो सीए वालों ने, आईसीआई ने, जो हमारा बोर्ड है, उन्होंने 2 साल कर दिया। बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, वो थैंक गॉड। लेकिन हम पहले सोचते थे 3.5 ईयर की होती थी, हमारे टाइम पे 3 साल की, अब वो होती है 2 साल की। वो 2 साल आपको सीए के ऑफिस में लगाने पड़ेंगे, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे, जब सीजन आता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट आती है। मेरा ऑफिस रात को 12 बजे बंद होता है, आखिरी का 1 हफ्ता। जो मुझसे अच्छे ऑफिस है वो पूरी रात भी खुलते हैं। और वो सीए इंटर वाले स्टूडेंट को जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको वो सारा काम सीखना पड़ता है। तो मेन क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, इन केस अगर वो पेपर क्लियर नहीं कर पाए, है ना, फाइनल्स क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर ली, इतना क्लाइंट्स का काम कर लिया, टेक्निकल स्किल्स इतनी बढ़ गई, तो वो अपना काम कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं, कहीं जॉब शुरू कर देते हैं, पर्सनल क्लाइंट पकड़ लेते हैं, अपना ऑफिस खोल लेते हैं, जो सीए से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो इतना लूज करने की जरूरत नहीं है होप तुमको, बिकॉज यू आर one of the best person
फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए बेस्ट हो, तो कुछ नहीं होता अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, इट डजंट मैटर एट ऑल। प्लीज लगे रहिए, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जिंदगी में जो आपसे बड़ी हो। ग्रेट। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो कीड़ा रहता है ना पूछने का, सर मैथ्स का क्या रोल है सीए के अंदर? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हर बार निकल के आता है। पहला क्वेश्चन वही कि सीए कितने साल की है, किस स्कूल से की जाती है, तो किसी स्कूल से नहीं की जाती। एक आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है, वो सारा कुछ कंडक्ट करवाता है। ओके। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, क्या मैथ का सीए में बहुत बड़ा रोल है लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है। सीए फाउंडेशन, तो डरो मत मैथ से डरने वालों। जिसको मैथ नहीं आता, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं मैथ से बहुत डरता था, इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी विदाउट मैथ। कि मैं मैथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए ऐसे मत बोलो, मैं मैथ्स टीचर हूँ सर। मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ाओगे शायद पढ़ लूँ, लेकिन मैथ से डर बहुत लगता था, तो मैं कॉमर्स में आया, नॉन मैथ में। तो सीए फाउंडेशन जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें एक 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, उसमें मैथ एक कंपलसरी है। मेरे टाइम पे मैथ कंपलसरी नहीं होता था, 4 सब्जेक्ट होते थे 50 मार्क्स के, तो आपको 200 में से 100 लेने हैं, चाहे आप 2 सब्जेक्ट्स में 100 लो या कुछ। तो मैथ का कोई टीचर नहीं मिल रहा था। मेरे अकाउंट्स के टीचर ने बोला था, बड़ी अच्छी लाइन है, इंस्पायर करेगी आपको। तो मैं अपने सीनियर से पढ़ता था अकाउंट्स, बाकी 2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी। मैथ का कोई टीचर नहीं मिल रहा था, 3-4 टीचर्स के पास गया, एक दिन पढ़ा, वो कहते हम अकेले को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने अपने वही सर को, मेरा दोस्त है वही पढ़ाता था, तो मैंने कहा यार सुमित ऐसे ऐसे है, मेरे को नहीं पढ़ा रहे मैथ। कहते काम कर, राजपुरा में ना एक मिसाल कायम करते हैं, हमें 200 में से 100 नंबर चाहिए ना, 200 में से 100 चाहिए, मैथ की बुक रख दे यार। 150 में से भी तो 100 लिए जा सकते थे ना। तो मेरे को याद है, मैंने उस दिन अकाउंट्स की ट्यूशन के बाद अपना बेड खोला और बेड में मैथ की बुक्स रख दी, क्योंकि कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था अकेले बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे ना आप मैथ नहीं भी पढ़ते थे ना, तब भी आप 150 में से 100 ले सकते थे। तो आई गोट 122 इन फर्स्ट अटेम्प्ट आउट ऑफ 150, लेकिन मैं 6-7 मैथ के क्वेश्चन कर आया था, नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन आज की डेट में वो मैथ अब क्लियर करना, जब सीए वालों को पता लग गया कि बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हर सब्जेक्ट में इक्वल कमांड होनी चाहिए। तो अब आपको चारों सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते हैं। तो फंस गए, अब तो करनी पड़ेगी, अब बेड में नहीं रख सकते मैथ्स की बुक। तो सिर्फ सीए फाउंडेशन में मैथ है, लेकिन इजीली हो जाएगा। वैसे अगर आप कहो सीए में मैथ कितना है, मैं बात करूं तो मैंने सीए फाउंडेशन के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है। देयर आर नॉट मोर देन 2 or 3 स्टूडेंट्स, पर मैंने एक्चुअली, मेरे ही स्टूडेंट्स थे, तो दे इंसिस्टेड मी टू डू सो आई डिड दैट। तो इतना मुश्किल नहीं होता मैथ्स, इतना ज़्यादा मुश्किल वाला सीन नहीं है कि तुमसे होगा ही नहीं, बहुत ही इजी लेवल है, तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैथ का लेवल है, हाँ, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल लेवल नहीं है मैथ्स का। सो सर, मैं ये लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपसे मिलके मुझे सीए के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। हर चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी सर, कि जितने बच्चे आपके पास आते हैं, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आप सुनाना चाहेंगे कि बच्चे ने क्लियर किया एंड ही केम बैक टू यू फॉर द। हाँ, अब देखो आपने क्वेश्चन पूछा ना, अब कई बार क्या होता था, अब जैसे मुझे पता था कि मेरा कल पॉडकास्ट है, तो आपने भी मुझे शॉर्ट नोटिस ही दिया था। हाँ जी, हाँ तो जी, ना हम कोई मान गए, बहुत बड़ी बात है। ना हमने कोई स्क्रिप्ट रेडी की, ना हमने कोई क्वेश्चंस रेडी किए है ना, कि ऑन स्पॉट करेंगे जो भी है। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा ना कि कोई एक चैलेंजिंग या कुछ ऐसा बताओ। मैं चंडीगढ़ में होता था, तो हमारे एक नमिता मैम होते हैं, वो चंडीगढ़ की ना एक दिल और जान है। ओके। जो हमारी सीए लाइन में है ना, वो नमिता मैम का फेस और वो जानते हैं कि वो क्या है। तो वो मेरे पास ना कुछ ऐसे बच्चे भेजते थे। अब एक लड़का था राघव मेहरा, ठीक है जी, वो तो थोड़ा सा 1-2 बार सीए में रह गया था, थोड़ा सा डिप्रेसिंग स्टेज में आ रहा था या कुछ ऐसा था। तो उन्होंने सीधा बोला कि आप एक काम करो, आप तरुण मोंगिया के पास जाओ, वो पढ़ा रहे हैं आजकल। तो अब देखो, मैंने उनको पढ़ाया नहीं था, उनकी टेस्ट सीरीज ली थी। तो जब वो मेरे पास आया, वो लड़का फिर से फेल हो गया। लेकिन अगले अटेम्प्ट में वो पास हुआ। तो उसके बुआ जी मेरे पास आते थे और नमिता मैम आए, वो इतना खुश हुए ना, कहते जिस स्टेज से ये निकल के आ रहा है ना, कुछ मेंटल हेल्थ से या कुछ इश्यूज से, हम आपको बता नहीं सकते कि आपने क्या करके दिया है। जबकि मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, सिर्फ मैं उसको एक गाइड करता रह गया कि चल करता रह, हो जाएगा, करता रह, हो गया। वो सीए इंटर में था, तो उसके सेकंड अटेम्प्ट में उसने सीए इंटर का एक ग्रुप निकाला, 4 एग्जाम्स, अगले अटेम्प्ट में वो सीए इंटर बना। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो राघव सीए इंटर निकाल गया ना, कोई भी कुछ भी निकाल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं। इवन मेरे पास हर अटेम्प्ट में ऐसे केसेस निकल के आते हैं जो
पता नहीं एक ये केस था, इसके 1 साल के बाद, कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ, एक ऐसा लड़का था मेरे पास हिमाचल का, उसकी स्टोरी तो मतलब मुझे ऐसे बातों में ही याद आई है। हिमाचल में था वो, मंडी में या मनाली में कुछ ऐसा ही, वो मेरे पास टेस्ट सीरीज ले रहा था ऑनलाइन, और उसका वो 13th अटेम्प्ट था मैम, 13th अटेम्प्ट सीए इंटर का, सेकंड स्टेज का अटेम्प्ट। 13th अटेम्प्ट समझते हो तुम लोग? 6.5 साल हो गए थे उसको। तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी, बट डेफिनेटली 13th अटेम्प्ट, सुनो ध्यान से। 13 बार उसने पेपर दिए। उसने बोला कि सर मैं ना टेस्ट सीरीज जो आप लेते हो, आप मुझे कॉल भी करते हो या काउंसलिंग भी करते हो ना, मैं रात को 10 बजे के बाद आपका कॉल पिक कर सकता हूँ। उसकी स्टोरी से गूज़बम्प आते हैं मेरे को हर बार। अब मुझे याद नहीं था, बातों बातों में मुझे एक केस याद आया। उस लड़के का इवन मुझे नाम भी नहीं याद, मोबाइल में सब कुछ डेटा सेव है मेरे पास। वो कहता सर मैं 10 बजे के बाद टेस्ट कर सकता हूँ, 10 बजे के बाद बात कर सकता हूँ। मेरे घर वालों को 2 साल पहले ये पता था, मैंने सीए ड्रॉप आउट कर दिया है। ओके। मैं 2 साल से सीए दे रहा हूँ, और मुझे चंडीगढ़ में पता चला है कि टेस्ट सीरीज में अगर मुझे मोंगिया के पास जाना है तो शायद वो क्रिटिकल केसेस निकलवा के देते हैं। और कोई स्पेशलिटी नहीं है मेरी, बस हम पुश करते हैं, बच्चे की किस्मत होती है वो निकल आता पता है सर, ये भी चीज है ना कि आजकल टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं, पैसे के लिए पढ़ाते हैं। द ओनली थिंग इज व्हेन यू नीड गुड टीचर्स, व्हेन यू हैव गुड टीचर्स अराउंड, चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत, एक मोटिवेशन जो चाहिए होता है ना, शायद वो मोटिवेशन आपने पुश जो दिया उनको, दैट मैटर्स अ लॉट। अब वो बच्चा मुझे इंस्पायर करता था, कहता सर मेरा 13वां अटेम्प्ट है या 12वां अटेम्प्ट है, लेकिन मैं आपका फोन 10 बजे के बाद उठा सकता हूँ। मेरे घर वालों को 2 साल पहले पता था कि मैं सीए छोड़ चुका हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता मैं सीए का एग्जाम भी भरता हूँ, पेपर भी देता हूँ, और अभी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है। वो बच्चा मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था चंडीगढ़ में मेरा नाम सुन के, और वो उस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। उसका मेरे पास फोन आया, सर मैंने घर वालों को बताया कि मैं सीए में पास हुआ हूँ। और मैंने घर वालों को पता था कि 2 साल पहले ये सीए छोड़ के दुकान पे बैठे हैं। हाँ, ड्रॉप कर चुका है। तो ऐसे केसेस निकल के आते हैं। बिकॉज कोई चीज अगर हम सपना देखते हैं ना और वो पूरा होता है, तो उसके पूरे होने का मतलब एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक कीमत चुकानी पड़ती है एवरी टाइम यू वर्क हार्ड। कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट विलिंग टू डू इट, तुम्हारा मन नहीं है, तुम करना नहीं चाहते, थक रहे हो, हार रहे हो, इवन अकेले कितनी बार रातों को रो रहे हो, ऐसा बहुत बार होगा तुम्हारे साथ भी। बट एक स्माइल के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए। तो सर एक सीए कितना कमा सकता है? मैम देखो, स्काई इज द लिमिट ना, है ना। लेकिन हम बात करते हैं कि इनिशियल लेवल की, जब सीए बन के बच्चा बाहर निकलता है ना कि अब पढ़ाई खत्म हो गई, तो आज की डेट में ना एक सीए फ्रेशर को, जिसको हम बोलते हैं, ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक सीए को 9 लाख का पैकेज मिल जाता है। ऑन एन एवरेज 70-80 हज़ार रुपये वो पर मंथ से स्टार्ट कर देता है, जो मैं अभी लास्ट मंथ के केसेस आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा कैपेबल है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, या अच्छी कंपनी में लेके जा रहा है, तो 12-15 लाख उसको फ्रेशर एज अ जॉब मिल जाती है। 2-3 साल में वो 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता है। Great. तो 9 लाख पैकेज ऑन एन एवरेज सबसे मिनिमम आज की डेट में स्टार्ट हो जाता है। बाकी बात रही प्रैक्टिस की, तो वो इनिशियली 2-3 सालों में अच्छी डेवलप हो जाती है प्रैक्टिस, लिंक अच्छे हैं तो स्काई इज द लिमिट। लाखों में कमा रहे हैं, तभी कह रहे हैं पैसे की बात करनी है तो सीए के पास जाए। दैट्स ग्रेट। तो लास्ट में सर अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के। देखो, सीए फ्रेटर्निटी और सीए से रिलेटेड या किसी और स्टूडेंट को भी एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, मेनली सीए के लिए, कि जो बच्चे, कई बार लगता है कि सीए में सर हम फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते, या सीए में क्या है, तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सीए जर्नी। फेल पास तो ये हमारी लगा रहेगा। हाँ, ये हमारी कैमल राइड रहने वाली है, रोलर कोस्टर रहने वाला है, रेदर देन फॉर्मूला 1 रेस जो सड़क पे चल रही है फ्लैट। तो दूसरा, जो लास्ट स्टेज पे सीए में होते हैं, कई बार हमें लगता है बस सीए बन जाएं, बस अब जिंदगी खत्म है। ये भी गलत है। सीए बनने के 6 साल बाद आज मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये बात अपने पेरेंट्स को कहता था, सीए इज माई लाइफ, जब एंड में था। लेकिन सीए इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाद में फैमिलीज आएंगी, कैरियर आएगा, पैसा आएगा, कई इश्यूज आएंगे, तब आपको पता चलेगा सीए जरूरी है। किसी की हुई, किसी की नहीं हुई, बट सीए इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उससे अच्छी चीजें भी हैं बहुत। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उसको दिल पे नहीं लगाना, उसको हमें लेके चलना है कि सीए लाइफ का एक हिस्सा है, बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। तो बेसिकली सीए की जर्नी आपको सिखाती बहुत कुछ है, एक खूबसूरत हिस्सा जैसे सर ने कहा। बट सीए आपकी लाइफ नहीं है। प्लीज़ लिव योर लाइफ। मरो मत ये सोचकर कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि उस टेंशन, उस डिप्रेशन, उस स्ट्रेस में हम लोग अपने आप को कम्प्लीटली डुबो देते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए कुछ बेहतर पड़ा होगा, कुछ उससे बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगी।
ऑल द वेरी बेस्ट और हमारे साथ जुड़ते रहिए। और जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है या जो सीए की जर्नी पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कमेंट सेक्शन में आप अपना रिएक्शन इस पॉडकास्ट पे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, और ऐसे लोगों के साथ हम मिलते रहेंगे और आगे पॉडकास्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।